क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 4500 साल पहले बिना किसी क्रेन बुलडोजर या बिना किसी पहिए वाली गाड़ी के एक बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं मिस्र के उस पिरामिड की जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। यह सिर्फ एक पत्थर का ढेर नहीं बल्कि प्राचीन मिस्र की सभ्यता की अद्भुत इंजीनियरिंग की जीता जाता सबूत है। क्योंकि उन दिनों लोगों के पास ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हैवी इक्विपमेंट जैसी चीजें नहीं, यहाँ तक कि पहियों वाली कोई भी गाड़ी नहीं, फिर भी वो इसे बनाने में कामयाब रहे जो आज भी खड़ा है। जरा सोचिए, एक मोन्यूमेंट जो 4500 साल से भी ज्यादा पुराना है, उस पर कई क्लाइमेट चेंज हुए जैसे सूरज की सीधी गर्मी, भारी बारिश, तूफान को झेलने के बाद भी यह मजबूती से आज भी खड़ा है। तो यह चीज हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या यह संभव है। गीजा का वह पिरामिड जो 146.5 मीटर ऊंचा है, 40,000 से अधिक वर्षों तक दुनिया की सबसे टॉलरेंट स्ट्रक्चर के रूप में आज भी खड़ा है। और इस पिरामिड का कुल वजन 6 लाख टन से भी ज्यादा, जो वर्ल्ड टॉलरेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के टोटल वजन 5 लाख टन से भी बहुत ही अधिक है। हम जितना ही समय में पीछे जाते हैं उतना यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है क्या हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। माना जाता है गीजा के महान पिरामिड का निर्माण लगभग 2526 ईसा पूर्व में फुरवारों ने करवाया था। यह पिरामिड नील नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एकमात्र पिरामिड ही नहीं, 2 अन्य पिरामिड भी हैं जो उसी के साथ ही बनाए गए थे। इन तीनों में से सबसे ऊंचा पिरामिड ग्रेट पिरामिड ऑफ द गीजा है, जिसे खुरफू के पिरामिड के रूप में जाना जाता है। बीच वाला खफरे का पिरामिड है और ऐसा कहा जाता है खुरफू के बेटे खफरे ने इसे बनवाया था। यह मैनकोर के पिरामिड का तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड है। और यह सब केवल उस युग के मोन्यूमेंट नहीं है, इसके अलावा द ग्रेट स्फिंक्स और कई इमारत कब्रें और छोटे पिरामिड भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज के 108 पिरामिड टोटल थे, जिसमें कई वेदर कंडीशन की रीजन से नष्ट हो गए। केवल बहुत कम ही संख्या में अभी तक अच्छे स्थिति में है और शायद सबसे अच्छी तरह से यह 3 पिरामिड ही बचे हैं, विशेष रूप से गीजा का महान पिरामिड। और सबसे अहम बात, इसके निर्माण का कारण यह है कि तब के टाइम में कई प्राचीन स्मारकों का निर्माण कराया गया था और उसका शेप मकबरे के रूप में दिया गया था। फ़ाराओ को उसी पिरामिड के अंदर दफनाया गया था। बात यह है कि मिस्र के प्राचीन लोगों का यह मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन समाप्त नहीं होता और मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा पाताल लोक की यात्रा करती है, जहाँ उन्हें देवी देवताओं द्वारा न्याय किया जाता है। उनका मानना था कि जो लोग अपने जीवन काल में अच्छे काम करते हैं उन्हें स्वर्ग दिया जाता है, और उनका मानना था कि जो लोग जीवन काल में अच्छे काम करते हैं वो जीवन के बाद भी अमर हो जाते हैं। इसीलिए मरने के बाद की तैयारी के लिए फ़ाराओ ने इस्तीफा देने के दौरान खुद के लिए कब्र का निर्माण कराया और बड़ी मात्रा में भोजन, आभूषण और गहने, कपड़े फ़ौरन के साथ पिरामिड में दफना दिए गए ताकि उसका उपयोग जीवन के बाद किया जा सके। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कैसे श्योर हूं कि पिरामिड इसीलिए बनवाए गए थे। तो इसके एक्सप्लेनेशन में 2 कारण है। सबसे पहले, आर्कोलॉजिस्ट को कई अन्य पिरामिड पर लिखित लिपियां मिली और ऐसे पिरामिड और पवित्र स्थानों पर कुछ ग्रंथ मिले जिससे हमें उनके रीत रिवाजों के बारे में पता चला। दूसरा, मिस्र और सूडान के अधिकांश पिरामिडों का उपयोग कब्र के रूप में ही किया जाता, लेकिन विशेष रूप से गीजा के महान पिरामिड के बारे में अगर बात करें तो इस बारे में अब तक कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। इसीलिए लोगों ने अपनी अल्टरनेट थ्योरी बनाई। 1909 में कुछ आर्कोलॉजिस्ट ने गीजा के महान पिरामिड की अंडरग्राउंड चैम्बर में प्रवेश किया, जहां उन्हें केवल 3 अवशेष मिले, जिसमें से पहला एक खाली ताबूत मिला और 5000 साल पुरानी लकड़ी के टुकड़े मिले, एक छोटी सी डोलेराइट गेंद और एक तांबे का हुक भी मिला, जैसा आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि यह ताबूत खुरफू का है और इसके चारों तरफ मौजूद खजानों को आर्कोलॉजिस्ट के पहले लोगों ने लूट लिया था। जो लोग इस बात से असहमत थे वो कुछ अलग अल्टरनेटिव थ्योरी लेकर आए। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि यह महान पिरामिड एक ऊर्जा का यंत्र है जो बिजली पैदा कर सकता है। कुछ लोगों का ऐसा भी विश्वास था और उनका इतना तक मानना था कि प्राचीन मिस्रवासी टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही एडवांस थे। उन्होंने यह पहले ही सीख लिया था कि बिजली का उपयोग कैसे किया जाता है। इसीलिए इस सिद्धांत के सबूत के रूप में कुछ प्राचीन मंदिरों पर कुछ ऐसी कलाकृतियां मिली जहां पर कुछ लोगों ने दावा किया कि वो एक बल्ब का निर्माण कर रहे थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि मिस्रवासियों ने एडिसन से पहले ही बल्ब का निर्माण कर लिया था, लेकिन पता नहीं क्यों बाद में यह टेक्नोलॉजी ही गायब हो। आप देख सकते हैं कि इनमें से ज्यादातर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तब बनाई जाती है जब उनके पास कोई भी एनफ एविडेंस ही नहीं होता। लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इतने विचित्र होते हैं कि इन पर कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि अगर पुराने मिस्रवासियों ने बल्ब का खोज कर लिया था तो उसके लिए हमें कुछ सबूत मिलना चाहिए था। 1908 में अमेरिकन पॉलिटिशियन बेन कार्सन ने कहा था ये पिरामिड फसलों को स्टोर करने के लिए बनाए गए। उन्होंने इतना भी कह दिया था कि इस पिरामिड का निर्माण ईसा के पिता ने करवाया था। लेकिन अब इससे बड़ा सवाल यह है कि इन पिरामिड का निर्माण कैसे हुआ। उस समय के लोगों ने बड़े पत्थरों का उपयोग करके
147 मीटर लंबी संरचना कैसे बना दी। उन सब पत्थर में से एक पत्थर करीब 2.5 टन से 80 टन के बीच था। प्रत्येक पत्थर को इतनी सावधानी और इतने अच्छे तरीके से तराशा गया था, जबकि उस टाइम में कोई भी कवरिंग टूल नहीं थी और जब उतनी टाइम उनके पास कोई पहिया ही नहीं था तो वो एक बड़े पत्थर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे लेकर गए। इन सब के बाद भी सोचने की बात यह है कि उन्होंने 20 साल में यह बड़ा स्ट्रक्चर बनाकर खड़ा कर दिया। इसीलिए इसके बारे में अभी तक बहुत सारे विचार है, लेकिन मैं किसी भी गलत विचार को आपके सामने नहीं बताऊंगा जिसके पीछे कोई भी लॉजिक सेंस नहीं बनता। फिर भी पिरामिड के बारे में कुछ लोगों ने अपनी गलत धारणाओं को बताया, जो भी एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने फिल्मों में देखा होगा कि ये पिरामिड कैसे बनाते हैं। आमतौर फिल्मों में लोग गुलाम मजदूरों को दिखाते हैं जिन्हें ये पिरामिड बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता था। 5वीं शताब्दी में हेरोडाटस नाम का एक ग्रीक इतिहासकार वह पहला व्यक्ति था जिन्होंने यह कहा था कि इन पिरामिड को बनाने में बंधुआ मजदूरों का इस्तेमाल किया गया। आप देखते हैं कि जिन लोगों ने इस पिरामिड का निर्माण कराया था वो हाई स्किल्ड लेबर और उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया गया, ना ही उन्हें भूखा ही मारा गया, बल्कि उन्हें अच्छा खाना दिया जाता। उन्हें इतना अच्छा खाना खिलाया जाता था कि वो उस समय के मिस्र के नागरिक के शरीर के कंपेयर में बहुत ही मजबूत और हरे भरे रहते थे। वो कंस्ट्रक्शन साइट के पास के शहरों में रहते थे। इसके अलावा वहाँ के किसानों को जब खेती बाड़ी से कुछ फुर्सत मिल जाती थी तो वो अपने सरकार के इस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में जाकर सपोर्ट किया करते थे ताकि उनके राज्य का यह नेशनल प्रोजेक्ट सफल हो जाए, और अंत में वो सफल भी हुए। इस निर्माण में करीब 20,000 से 30,000 मजदूर काम किए थे। जहाँ तक कि निर्माण का सवाल है तो इसमें लगभग 8,000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोटर का इस्तेमाल किया गया। इसमें से ज्यादातर मटेरियल आसपास के इलाकों से मंगाया गया, ज्यादातर दक्षिणी मिस्र के इलाकों से, जो कि साइड से करीब 800 किलोमीटर दूर था। बस अब यह सवाल उठता है कि इन चट्टानों को काटा कैसे गया, और इसका जवाब भी है तांबा। तो तांबा उस समय इस्तेमाल किए जाने वाली धातुओं में से सबसे नंबर 1 पर था। इसके लिए औजार तांबे के बने होते थे और ग्रेनाइट की कठोर चट्टानों को डोलेराइट से तोड़ा जाता था। वो बहुत ही चालाक थे। उन्होंने एक अनोखा तरीका ढूंढ कर निकाला था। वो भीगे हुए लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े पत्थरों के सुराख या होल्स में डाल देते थे, और जब पत्थर वो पानी सोख लेता था तो ऑटोमेटिक कीले टूट जाती थी और पत्थर टूट जाता था। अब एक सवाल और उठता है कि वो इतने बड़े पत्थर कैसे लेकर आए, जबकि उस समय गाड़ियों में पहियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था और पहियों वाला कोई भी वाहन ही नहीं था ताकि वो पत्थरों को लोड करे और आसानी से साइड पर लेकर जा सके। इसीलिए लाइकली थ्योरी यह है कि वह पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए नदियों में राफ्ट का इस्तेमाल किया। इसके बाद जब पत्थर पिरामिड तक पहुंच गए तो उन्हें जमीन पर गीली स्लेज का उपयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गए। यह एक बहुत ही मस्त बात है जिसे 2014 में जिहोतियोटेप की कब्र पर लिखी वास्तविक पेंटिंग के आधार पर खोजा गया। जैसा कि आप इस पेंटिंग में देख रहे होंगे कि 170 लोग से अधिक मिलकर रस्सी के सहारे एक पत्थर को खींच रहे हैं। यहाँ यदि ऊपर की पेंटिंग को आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक आदमी रेत में पानी डाल रहा है। इसके लिए पहले आर्कोलॉजिस्ट का मानना था कि यह उनके कुछ परंपरा का एक हिस्सा होगा, शायद स्लेज के सामने पानी डालने की कोई परंपरा हो। लेकिन जब इसे डेनियल बॉम नामक एक फिजिशियन ने अपने टीम के साथ खोद कर निकाला तो उन्होंने यह पाया कि रेत में एक निश्चित मात्रा में पानी होने से जमीन और खींची जाने वाली चीज के बीच में घर्षण कम हो जाता है। यह रेत में पानी का करीब 2 से 5% का एक विशेष गुण है ताकि गीली मिट्टी पर चीजों को खींचना आसान हो जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब एक बार हम इस थ्योरी से यह समझ गए तो दूसरा सवाल ये उठता है कि एक पत्थर को दूसरे पत्थर के ऊपर कैसे रखा गया, बिना किसी मशीनरी के इन भारी पत्थरों को उठाया कैसे गया। आमतौर पर इन पत्थरों को उठाने के लिए चरखी प्रणाली का उपयोग किया जा सकता था, लेकिन मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि उस टाइम कोई भी पहिया मौजूद नहीं होते थे। इसीलिए उस क्वेश्चन का यह जवाब है कि वो एक अच्छी सिस्टम के साथ आए थे जिसे रैंप कहा जाता था। 2014 में एक अंग्रेज और फ्रांसीसी आर्कोलॉजिस्ट की टीम ने खदान से 4500 साल पुरानी लकड़ी के रैंप को निकाला। कुछ लोगों का कहना यह भी था कि यह रैंप इस तरीके से बनाए गए होंगे जैसे वे उस समय जमीन के ऊपर एक सीधी ढलान बनाए और पत्थरों को ढलान के ऊपर लेकर जाया जाता था। उन्होंने ढलानों के किनारे पर लकड़ी के खंभे सपोर्ट के लिए लगाए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और उन्होंने पत्थरों को खींचने के लिए खंभे के चारों ओर भारी रस्सियों का इस्तेमाल किया। इस मेथड का सुझाव फिजिशियन जोसेफ सेट ने 2014 में दिया था। एक अन्य मेथड के अनुसार लोगों ने सुझाव दिया था कि वह पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए लीवर का उपयोग करते थे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, विद्वानों का यह मानना है कि सद्दूफ नामक एक ऐसा सिस्टम सैकड़ों वर्षों पहले मिस्र में मौजूद था। वो अपने खेतों की सिंचाई के लिए नदी से पानी खींचने के लिए इसी मशीन का उपयोग करते। जैसा कि हमने वीडियो के पहले जाना कि पिरामिड को करीब 20 सालों के अंदर ही पूरा कर लिया गया था। यदि 20,000 लोग इस तरह पत्थरों को लेकर जाते तो पूरे वर्ष में हर एक 3 मिनट में उन्हें एक पत्थर रखने की आवश्यकता होती है।
जो कि काफी असंभव लगता है कि उन्होंने इतनी तेजी से काम किया होगा। और यही कारण है कि यह आज भी रहस्य, ये दोनों मेथड ही सही लगते हैं, लेकिन यह सही तरह से यह स्पष्ट नहीं करते कि रियल में हुआ क्या था। और अंत में बचा था बस बनाने के लिए पिरामिड का बाहरी हिस्सा, जो महीन सफेद चूना पत्थर से बना था। इसीलिए इसका मतलब यह था कि जब भी सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ती थी तो यह सफेद चमकता था। लेकिन ये हजारों साल पहले बने और बहुत सारे वेदर कंडीशन के रीजन से सब गायब हो गए। मेनकर और खुरफू के पिरामिड की सबसे बाहरी सतह घिस गई है, लेकिन खफरे के पिरामिड में उसके ऊपरी लेवल पर एक सफेद कलर की लेयर देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि पिरामिडों को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि दिशाएं उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम की तरफ इंगित करती थी, लेकिन यहाँ पर एक स्लाइट एरर था जो 1% एरर को इंडिकेट करता था। ऐसा कैसे हो सकता है? उस समय ना तो कोई कंपास, ना तो कोई जीपीएस जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं। इसीलिए एक बार फिर रिसर्च टीम ने इस बारे में अपनी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की थी कि मिस्रवासी इतनी हाई लेवल की एक्यूरेसी कैसे प्राप्त कर सकते थे। एक पॉपुलर थ्योरी के हिसाब से शरद विषुवत के समय जब पृथ्वी का झुकाव सूर्य और रात में बराबर होने लगता है तो जमीन पर छाया पूर्व और पश्चिम दिशा में एक सीधी रेखा में पड़ती है। शायद इस मेथड का उपयोग करके उन्होंने पिरामिड के डायरेक्शन को राइट इंडिकेट किया। और सेकंड थ्योरी यह भी थी कि मिस्रवासियों द्वारा अपने डिजाइन को अलाइन करने के लिए आकाश के तारों का उपयोग किया। 1989 में रॉबर्ट बाउल ने ओवल थ्योरी कंसेप्ट रिलीज करके यह दावा किया था कि गीजा के 3 पिरामिड ओरियल बेल्ट के 3 तारों के समान अलाइन थे, और उनका यह मानना था कि यह अलाइनमेंट जानबूझकर किया गया था। और प्राचीन मिस्र के लोग खगोल विज्ञान तक जानते थे और वो तारों को ट्रैक और उसका अध्ययन करते थे। उनके अनुसार वो समय समय पर विभिन्न फसलों की कटाई तारों के हिसाब से करते थे। खैर, जब हमारे पास किसी भी चीज का ठोस सबूत नहीं होते और जब हमारे पास उसका सटीक एक्सप्लेनेशन भी नहीं होता तो हम खुद अपने विचार बनाने लगते हैं। और अगर हमें कहीं से कोई लिंक मिल गया तो हम उसे सच ही मान लेते हैं। और अगर आप उसी बात को अगले लेवल पर थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं तो आपको एक और अनदर थ्योरी मिल जाती है। जैसे कुछ लोग दावा करते हैं कि पिरामिड एलियन द्वारा बनाया गया क्योंकि उनका मानना था कि यह आदमियों के द्वारा किया ही नहीं जा सकता। इस तरह की थ्योरी वैज्ञानिक से उसके खिलाफ ही जाते हैं और यह किसी तरह से उत्तर देने का या उत्तर पाने का एक शॉर्टकट तरीका होता है। बेहतर है कि हम उन सब फैक्ट को देखें जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं, और अगर हम नहीं जानते हैं तो उसको सही तरीके से सामने रखें ताकि फ्यूचर में किसी दूसरे की हेल्प हो सके। और अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मेरे चैनल का मकसद ये है कि किसी भी मैटर को लास्ट तक पहुंचाया जाए। और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना पसंद करते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना। धन्यवाद।